नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है, मेंस के रिगार्डिंग। पीटी में भी शायद उससे जुड़े हुए फैक्ट्स पूछे जाएं तो कोई दूर बात नहीं होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही है वो टॉपिक जहाँ से सवाल बनने की संभावना 90% से ज़्यादा होती है। उस टॉपिक पर हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एकमात्र चैनल है जिस पर गाइडेंस के साथ साथ आपको लेक्चर भी फ्री में उपलब्ध होता है पीडीएफ के साथ। ओके, और शेयर कर दिया कीजिए वीडियो को। निबंध का भी मिल जाएगा, GS1, GS2 और IR, इन सब के प्लेलिस्ट आपको मिल जाते हैं चैनल पर। आज का जो लेक्चर है हमारा वो GS2 पेपर, जो BPSC में आपका GS2 पेपर आएगा उसमें भी उससे सब जुड़े हुए सवाल पूछे जा सकते हैं, और GS1 में भी करंट अफेयर बनाकर उससे जुड़े हुए सवाल पूछे जा सकते हैं। और इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक क्योंकि 2023 ईस्वी को UN ने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। ओके, बाजरा वर्ष घोषित किया है। तो मोटा अनाज जो होता है उससे जुड़े हुए चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे, और इससे जुड़े हुए एक सवाल भी दूंगा मैं आपको। और यूपीएससी भी पूछा है, यूपीएससी ने मेंस से पूछा है इससे जुड़े हुए सवाल, पीटी में भी यूपीएससी ने पूछा है, तो आपसे भी ज़रूर पूछा जा सकता है इससे जुड़े हुए सवाल। तो मोटा अनाज क्या होता है और क्या इसकी खासियत होती है, क्या इसको लेकर सरकार प्लानिंग कर रही है, वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। इससे जुड़े हुए निबंध भी पूछे जा सकते हैं, और सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में बताइए कि बिहार में मोटा अनाज को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा सकता है, और ये बिहार के लिए, बिहार की कृषि में किस प्रकार से हमें फ़ायदा पहुंचा सकता है। इसके पक्ष और विपक्ष के पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं। मोटा अनाज को सुपर फूड की संज्ञा दी गई है। सुपर फूड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो फूड होता है सुपर फूड इसलिए कहा जाता है क्योंकि पोषक तत्वों की भरमार होती है इसमें, और इसके उपजाने में भी हमें कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। पर्यावरण के अनुकूल है, पर्यावरण के अनुकूल है ये चीज़। दुनिया भर में 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों का आहार है ये, और इसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लोगों में जो मोटा अनाज को लेकर भ्रम की स्थिति है कि ये जानवरों के खाने की चीज़ होती है, ये चारा का काम करता है केवल, तो इस चीज़ को दूर करने की ज़रूरत है। इसी पर आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। मोटा अनाज क्या होता है, कैसे इसकी कृषि होती है, क्या समस्या है, उसका क्या समाधान है, सरकार क्या प्रयास कर रही है, और इससे जुड़े हुए अंत में एक सवाल देखेंगे हम लोग। ओके, चलिए शुरू करते हैं। और 2023 को मोटा अनाज के लिए UN द्वारा वर्ष भी घोषित किया गया है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये पीटी में आपसे फैक्ट्स पूछ सकता है। पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। आपके लिए कंटेंट लाया मैं, पढ़ाने के साथ साथ मैं समझाऊंगा भी। डेली आज आप गौर कीजिएगा। डेली क्या होता है ना, सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस रिलेटेड वीडियो मैं अगर बनाऊंगा तो उस पर ज़्यादा लोग देखने आते हैं, और जो पढ़ने वाला होता है उसको कम लोग पसंद करते हैं, फिर बोलते हैं कि सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप अपने लिए पढ़ रहे हैं और इससे जुड़े हुए सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए अंत तक देखना है, और अंत में सवाल जो मिलेगा उसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, मोटे अनाज के उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा देने के लिए 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इससे जुड़े हुए सवाल जो दिए जाएंगे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी दिए जा सकते हैं, देश लेवल पर भी पूछा जा सकता है, और बिहार के लेवल पर ये सवाल दिया जा सकता है। मोटा अनाज का मतलब होता है जैसे बाजरा हो गया, मड़ुआ हो गया, ये सब मोटा अनाज में आता है, और भी बहुत सारी चीज़ें आती है, सब मैं बताऊँगा। खाद्य और पोषण सुरक्षा की बढ़ती चुनौती का सामना करने के लिए किफ़ायती और पौष्टिक विकल्प के रूप में मोटा अनाज के महत्व को प्रसारित करने हेतु इसे अंतर्राष्ट्रीय वर्ष को मनाए जाने की घोषणा की गई है। ओके, पहली बात तो ये क्लियर हो गया। 68वीं का मेंस होगा या 69 का मेंस होगा, उसमें मैं आपको ये टॉपिक दिखाऊंगा कि ये देखिए ये पूछा गया है। अगर नहीं पूछा जाता है तो कोई बात नहीं, अगर पूछा जाएगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा, और मैंने पढ़ाया ये भी मैं बता दूंगा आपको। इस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्देश्य लोगों और पर्यावरण के भलाई के लिए मोटे अनाज की क्षमता को उजागर करना है। देखो गुरु, दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, मुख्य रूप से 3 अनाज पर अभी निर्भर हैं। एक है गेहूं, दूसरा है चावल, और तीसरा है आपका मक्का। इन तीनों अनाज पर अगर कोई संकट आती है तो यकीन मानिए वो मानव के सभ्यता पर संकट आ जाएगी, मानव के अस्तित्व पर संकट आ जाएगी, क्योंकि यही 3 अनाज हैं जो दुनिया के 90% लोग इन्हीं 3 पर जीवित होते हैं, चावल, गेहूं और मक्का। अब दाल और बाकी चीज़ें सप्लीमेंट्री हो सकती हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही 3 होता है।
तो जो दुनिया भर की सरकारें, आपको पता ही है गेहूं के उत्पादन में कितना अधिक पानी की ज़रूरत पड़ती है, चावल के उत्पादन में तो सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, और मक्के के उत्पादन में भी अच्छा खासा पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी चीज़ को लेकर चिंतित है कि आने वाले समय में जब कृषि का पैटर्न बदल रहा है, जब धूप का मतलब सूर्य की रोशनी का, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हीट बढ़ रहा है, तो उसमें कौन से ऐसे फसल होंगे जो सर्वाइव कर पाएंगे अच्छे से। नहीं तो खाद्य संकट की स्थिति बन जाएगी पूरी दुनिया में हमेशा के लिए। तो इसीलिए फूड को जो बदलने का कोशिश किया जा रहा है पूरी दुनिया के सरकारों के द्वारा, वो इसी कारण से कि लोगों के खाद्य का जो व्यवहार है उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आए और लोग इको फ्रेंडली चीज़ों को खाना पीना थोड़ा शुरू करें। समझ रहे हैं ना मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या है कि भारत इस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की संचालन समिति का अध्यक्ष है। विदित है कि भारत द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव के आधार पर ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2021 में अपने 75वें सत्र के दौरान 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया था। भारत ने ही इस प्रस्ताव को डाला था कि भाई इसको बाजरा वर्ष घोषित कीजिए 2023 को, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि लोगों में जागरूकता आएगी कि हाँ, मोटा अनाज भी इंसान के खाने की चीज़ होती है, अच्छी चीज़ होती है। ओके। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा घोषित किया गया है। खाद्य और कृषि संगठन की इसमें क्या भूमिका है। FAO एक एजेंसी है, FAO। आपको ये बताना है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ FAO का और ये यूपी के एग्ज़ाम में और एक स्टेट PCS में ये पूछ चुका है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। FAO का मुख्यालय कहाँ है ये आपको मुझे बताना है कमेंट करके। FAO अन्य हितधारक सहयोग इस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष को मनाने के लिए प्रमुख एजेंसी है। FAO ने इस पहल को मोटा अनाज के पोषण लाभ एवं कृषि के लिए उनकी उपयोगिता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के अवसर के रूप में संदर्भित किया है। पिछले महीने FAO ने मोटा अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष को रोम, इटली में लॉन्च करते हुए इस बात पर जोर दिया कि मोटे अनाज को बढ़ावा दिए जाने से सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति संभव है। कौन सी चीज़ से आप जोड़ेंगे इसको, SDG से जोड़ेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जोड़ेंगे, जो कब तक चलेगा 2015 से 2030 तक के लिए पूरे दुनिया के विकास के लिए UN द्वारा चलाया गया एक गोल है। SDG को प्राप्त करने में मदद कर सकता है मोटा अनाज। ये किसने बोला है, FAO ने बोला है। जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो इन चीज़ों का रेफरेंस आपको देना पड़ेगा। क्या होते हैं मोटे अनाज। मोटे अनाज छोटे दाने वाले अनाज फसलों का एक समूह है। कुछ दाना छोटे होंगे, जैसे बाजरा का दाना थोड़ा सा महीन हो सकता है और मरुआ का दाना थोड़ा सा महीन हो सकता है। बाकी कुछ मोटे अनाज ऐसे होते हैं जिसका दाना थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, जिसका उपभोग भोजन और चारे दोनों रूप में किया जाता है। अब गेहूँ है, गेहूँ का उपयोग आप चारे के रूप में तो नहीं करते हो, उसके लिए आपको अलग से उपजाना पड़ता है, लेकिन चारा अलग से उपजाना पड़ता है। लेकिन मोटा अनाज की ये खासियत है कि ये जितना इंसानों के लिए उपयोगी है उतना ही जो चारा का उपयोग में भी कर सकते हैं, जानवरों के लिए भी उपयोगी हो सकता है ये चीज़। ये क्लियर हो गया होगा। वर्तमान में विश्व भर में अलग अलग रंग वाले इन अनाजों के लगभग 6000 किस्में पाई जाती हैं। और आपको पता है दुनिया में सबसे पहले मोटा अनाज का उपभोग का जो हमें प्रमाण मिलता है वो अपने ही देश से मिलता है 3000 ईसा पूर्व। कौन सी सभ्यता थी, हड़प्पा की सभ्यता, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, सरस्वती की सभ्यता जो है, उसमें हमें मिला था कि मोटा अनाज के दाने मिले थे। और पता चलता है कि वहाँ के लोग भारत में उस समय मोटा अनाज का उत्पादन करते थे और उपभोग भी करते थे। इतना ज़्यादा पुराना है ये चीज़। ओके, ये मनुष्य के लिए ज्ञात सबसे पुराने खाद्य पदार्थों में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी इसके उपभोग के प्रमाण मिलते हैं। वर्तमान में 130 से अधिक देशों में उगाए जाते हैं। पूरे एशिया और अफ्रीका में आधे अरब से अधिक लोगों द्वारा पारंपरिक भोजन के रूप में खाए जाते हैं। इस बिंदु को नोट कीजिएगा। 50 करोड़, ये PDF आपको फ्री मिल जाएगा। 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों का पारंपरिक रूप से उपभोग की चीज़ है ये मोटा अनाज। इसी को लेकर जागृत करने की कोशिश की जा रही, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पर्यावरण के लिए, इंसान के लिए, पशु के लिए, सबके लिए फ़ायदेमंद है। और आगे मैं बताऊंगा कि ये कितना ज़्यादा पोषक होता है। मोटे अनाज के लाभ, पोषक तत्व की उपस्थिति। आप लाभ लिखेंगे, ऐसे लाभ का बनाएंगे आंसर राइटिंग जब करेंगे तो। पहला लाभ, दूसरा लाभ, तीसरा लाभ, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां। साथ साथ मैं आपको लिखना भी सिखा रहा हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मोटे अनाजों को उच्च पोषण मूल्य के कारण पोषक अनाज, न्यूट्री सीरियल के रूप में जाना जाता है। न्यूट्री सीरियल्स,
यह आहार में एक से अधिक पोषक तत्व प्रदान करता है। ये सब पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे जो आपको पूछा जाएगा कि मोटा अनाज की क्या खासियत है, क्यों भारत सरकार या विश्व की सरकारें इसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं, तो उसमें आपको ये सब पॉइंट्स लिखना पड़ेगा। और इसे चावल और गेहूं की तुलना में अधिक पौष्टिक माना जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे कई सारे डायबिटिक और जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनको चावल मना हो जाता है, लेकिन बहुत सारे मोटा अनाज ऐसे हैं जो उनको शुगर को बैलेंस करने में मदद करता है। ये आयरन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक और विटामिन, थायमीन, राइबोफ्लेविन, फोलिक एसिड और नियासिन से भरपूर होते हैं। ये अनाजों में 7 से 12% प्रोटीन की मात्रा देखिएगा कितना है। उसके बाद से 2.5% वसा, 65 से 75% कार्बोहाइड्रेट्स, 15 से 20% फाइबर होता है। साथ ही ये ग्लूटेन मुक्त होते हैं। ये वो पॉइंट्स हो गए आपके लिए जो साइंटिफिक रीज़न देता है आपको क्यों अपनाना चाहिए इसके पीछे। ओके, ये तो पता चल गया ना, साइंटिफिक वैज्ञानिक कारण क्या है इसको अपनाने के पीछे। ये भी तो आपसे पूछ सकता है अलग से, छोटे आंसर में पूछ सकता है कि मोटे अनाज को अपनाने के पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है। इतना डिटेल लेक्चर बीपीएससी के लिए तो कोई नहीं पढ़ाता इन सब टॉपिक पर, मुझे पता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है यहाँ से। वैज्ञानिक कारण भी पता चल गया। किसानों के लिए कैसे लाभकारी है। ये चरम या प्रतिकूल मौसम के प्रति सहिष्णु और सूखा प्रतिरोधी फसल हैं। इनको पानी की ज़रूरत कम पड़ती है। इनको अधिक कड़ा धूप भी है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव इन पर बहुत कम पड़ता है। सूखे मौसम में भी उपजाया जा सकता है, इसलिए ये हर तरह के जलभूमि पर, हर तरह के भूमि पर उपजाने के लिए काबिल होते हैं। ये इन अनाजों की सिंचाई के लिए कम जल की आवश्यकता होती है। चावल और गेहूं के लिए 600 से 1250 मिलीमीटर, जबकि मोटे अनाज के लिए मात्र 350 से 500 मिलीमीटर। लगभग में 4 गुना का फर्क होता है पानी में। चावल गेहूं और मोटे अनाज में पानी का खपत 4 गुना कम हो सकता है। तो सोचिए अगर 4 गुना कम मोटे अनाज पर खपत हो तो उतना पानी बचा के कितने सारे इंसानों का पोषण हो सकता है। ओके, अन्य प्रमुख फसलों की तुलना में मोटे अनाज की परिपक्वता अवधि कम होती है। परिपक्वता अवधि का मतलब जल्दी तैयार हो जाता है ये फसल। चावल और गेहूं के लिए 115 से 150 दिन की तुलना में मोटे अनाज की परिपक्वता अवधि 70 से 100 दिनों की मात्र होती है। यहाँ पर भी फायदा है, ये 100 दिन में ये तैयार हो जाता है, 70 से 100 दिन में। इसकी कृषि अनुपजाऊ मृदा पहाड़ी क्षेत्रों में भी की जा सकती है। कहाँ पर देखो, अनुपजाऊ मृदा, ऐसी मृदा जो लगभग में बंजर हो गई, अनुपजाऊ है, जहाँ पर बाकी फसलें नहीं हो सकती है वहाँ पर ये उपज जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में भी की जा सकती है। ये वर्षा आधारित फसल है जिसे शुष्क भूमि पर भी उत्पादित किया जा सकता है। पहाड़ आधारित है, इसीलिए उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर और इन इलाकों में भी ये फसलें उगाई जाती हैं बहुत सारे मात्रा में। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, इसकी कृषि दलहन और तिलहन के साथ मिश्रित फसल के रूप में भी की जा सकती है। मिश्रित फसल का मतलब क्या होता है, एक ही बार में एक खेत में एक से अधिक जब फसल लगा दिया जाता है वही मिश्रित फसल कहलाते हैं। कृषि से जुड़े हुए टर्मिनोलॉजी आपके एग्जामिनेशन में पीटी में भी पूछे जाते हैं। यूपी का पेपर उठा कर देखिएगा, उसमें भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं और एनसीईआरटी से ये पूछे जाते हैं, तो आपके एग्जामिनेशन में भी पूछा जाएगा। साथ ही से इसमें उर्वरक और कीटनाशकों का कम उपयोग होता है। देखो, पानी भी कम चाहिए, कम दिन में तैयार हो जाता है। इसके बाद से मिश्रित कृषि में भी कर सकते हैं, उर्वरक भी कम चाहिए। अब मुझे बताओ और क्या चाहिए आपको, ऐसा फसल ही तो चाहिए ना। मोटे अनाज का उत्पादन FAO के अनुसार, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, विश्व मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। ये सबसे बड़ी खासियत है कि भारत ने इसको बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव रखा था। क्यों? क्योंकि हम इसके उत्पादन में बहुत बड़ी हैं। हमसे ज़्यादा उत्पादन कोई नहीं करता है पूरी दुनिया में। तो अगर इसका पूरे दुनिया में खपत बढ़ेगा तो हम बेचेंगे ज़्यादा, ये चीज़ तो है ना। वर्ष 2022 में कुल वैश्विक उत्पादन का 41% भारत द्वारा उत्पादित किया गया है। समझ रहे हो, 41%, मतलब दुनिया में अगर 100 किलो उपजाया गया है तो 41 किलो भारत में उपजाया गया है इस मोटे अनाज को। ओके, इसके दौरान वैश्विक स्तर पर उत्पादित 30 मिलियन मीट्रिक टन मोटे अनाजों से भारत द्वारा 12.49 मीट्रिक मिलियन टन का उत्पादन किया गया। ये आंकड़े आप नोट कीजिए, अपने आंसर में इसको यूज कीजिएगा धड़ल्ले से। वर्ष 2019 से भारत में 138 लाख हेक्टेयर भूमि पर 170 लाख टन मोटे अनाज का उत्पादन किया गया, जो विश्व के कुल उत्पादन का 20% और एशिया के कुल उत्पादन का 80% था। 2019 की बात कर रहा है, ये पुराने डेटा भी है, नए डेटा भी हैं। कृषि व प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण जो है उसके अनुसार मोटे अनाजों के शीर्ष 5 निर्यातक में भी शामिल हैं हम। ओके, देश के शीर्ष 5 मोटे अनाज उत्पादक राज्य अब कौन कौन से हैं ये भी ध्यान में रखिएगा।
क्रम वाइज में आपको पूछ सकता है लगाने के लिए, क्योंकि ये करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा चर्चा में है। ये राजस्थान टॉप पर है, महाराष्ट्र, इसको कैसे याद रखेंगे, तो शुष्क भूमि में ये अधिक उपजता है। तो राजस्थान में शुष्क भूमि है, महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक, फिर गुजरात, फिर मध्य प्रदेश। अगर भारत का मैप हम बनाएं तो इस भाग में इसका उत्पादन अधिक होता है। अब तो क्लियर हो गया होगा, अब तो क्लियर हो गया होगा कि इस भाग में इसका उत्पादन अधिक होता है। अगर हम लोग ढंग से मैप बनाएं तो देखो यहाँ पर ये जो भाग है ना आपका, इस भाग में इसका उत्पादन अधिक होता है। क्लियर हो गया। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, एमपी, इन सब में इसका उत्पादन सबसे अधिक होता है। इस चीज़ को बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपसे क्रम में लगाने के लिए भी पूछ सकता है। देश के 20 से अधिक राज्यों में 9 प्रकार के मोटे अनाज खरीफ फसलों के रूप में उगाए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। प्रमुख मोटे अनाजों में रागी या मंडुआ, बाजरा और ज्वार शामिल हैं। अन्य मोटे अनाजों में कांगली, सांवा, झंगोरा, कुटकी, कोदो, चीना, मक्का और मुराद शामिल हैं। ओके, मकरा। मोटे अनाज के समक्ष चुनौती कौन कौन सी, अब ये समझिएगा, इसको ध्यानपूर्वक नोट कीजिए क्योंकि सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं कि चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं, तो इसको आप ऐसे ही नोट डाउन करके ऐसे एग्जामिनेशन में अपने आंसर में बना देंगे। ओके। अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों की अनुपलब्धता है। आज भी जितना रिसर्च गेहूं पर और चावल के बीजों को लेकर हुआ है, उतना अधिक इन चीज़ों के बीजों को लेकर अभी भी नहीं हुआ है पूरे देश में, पूरे विश्व में। इसलिए इसके हाइब्रिड और अच्छी क्वालिटी के जो बीज होते हैं, जिसमें कम बीज में ज़्यादा उत्पादन हो, उस प्रकार के बीज अभी भी उपलब्ध नहीं हुए हैं। प्रतिबंधित कृषि, रिस्ट्रिक्टेड कल्टीवेशन है कई जगह पर। इसका अनाज की कम सेल्फ लाइफ होती है, मतलब इसका टिके रहना थोड़ा सा, जैसे गेहूं सालों साल टिका रहता है, जितना पुराना गेहूं हो उतना अच्छा होता है, जितना पुराना चावल हो उतना अच्छा माना जाता है वो, तो उस प्रकार से इसका उतना दिन रख रखाव सही से नहीं होता है, तो ये बहुत जल्दी ख़राब होने वाला फसल में से है। शोध की कमी है, R&D बिल्कुल नहीं है इस क्षेत्र में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है। प्रसंस्करण के लिए मशीनरी की कमी है और ज्ञान की भी कमी है, कैसे इसको प्रसंस्कृत किया जाए इस ज्ञान की भी कमी है। ओके। बाजार अंतराल की भी इससे जुड़े हुए समस्या उपलब्ध है। तो ये मुख्य समस्या हो गई, कौन कौन सी चुनौती है। ओके। और एक समस्या है इसमें कि सरकार जो है वो MSP नहीं देती है मोटे अनाजों पर अधिक। एक या दो ही फसल हैं जिससे जुड़े हुए सरकार MSP देती है। अब सरकार MSP जब देती है, MSP का मतलब क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जिनको नहीं पता होगा उनके लिए बता रहा हूँ, सपोर्ट प्राइस ये क्या होता है। हर फसल के जो महीने शुरू होते हैं, जैसे रबी का या खरीफ का, उससे पहले सरकार लिस्ट जारी करती है कि हम इस फसल पर आपको MSP देंगे। MSP का मतलब होता है अगर आपका फसल नहीं बिका तो कम से कम 17 रुपये किलो तो हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे। जैसे मान लो गेहूं पर दिया 17 रुपये का हम MSP देंगे, तो लोग क्या करते हैं, गेहूं का उत्पादन करते हैं। उससे क्या होता है, उनको ये सुरक्षा की भावना रहती है कि अगर बाज़ार में मुझे नहीं बिका ये मेरा गेहूं, या बाज़ार में कम दाम पर बिका मेरा गेहूं, तो 17 रुपये किलो तो कम से कम बिकेगा ही, सरकार खरीद लेगी मुझसे, FCI खरीद लेगा, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया खरीद लेगी हमसे। इसी को MSP कहा जाता है। तो भारत सरकार अगर मिलेट पर, जो मोटे अनाज होते हैं, इस पर भी अगर MSP देना शुरू कर देगी तो किसान क्या करेंगे, इसका प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। उनको पता होगा कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो बिक जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो सरकार MSP भी अभी कम देती है मोटे अनाज पर। मोटे अनाज को देने के लिए भारत सरकार का अब क्या प्रयास है। भारत ने पोषक तत्वों से भरपूर मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2018 मोटे अनाज के राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया था। केंद्र सरकार ने 2011 से 2014 के मध्य राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उपयोजना मोटे अनाज के गहन संवर्धन से पोषण सुरक्षा हेतु पहल, इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशन सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन के तहत मोटे अनाजों को बढ़ावा दिया था 2011 से 2014 के बीच में। इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन मोटे अनाज के रूप में मिला दिया गया, जिसे 14 राज्यों में लागू किया गया था। नेशनल फूड सिक्योरिटी जो मिशन है उससे इसको कंबाइन कर दिया गया था। नीति आयोग ने PDS प्रणाली के तहत मोटे अनाज को शामिल करने के लिए रूपरेखा तैयार की है। PDS प्रणाली तो पता ही होगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली जो होते हैं PDS, जो कोटा में जो चावल गेहूँ और दाल वगैरह मिलता है उसी को PDS कहा जाता है। वर्ष 2021 में केंद्र सरकार के द्वारा सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण को मंजूरी दी गई, जिसे पहले मध्याह्न भोजन योजना के रूप में जाना जाता था। इसके तहत राज्य सरकारों को विद्यालय में दिए जा रहे भोजन में मोटे अनाज को शामिल करने की सलाह दी गई। जो मध्याह्न भोजन दिया जाता है, जो स्कूलों में खिचड़ी दी जाती थी ना, उसमें बोला गया कि भाई अब आपको मोटे अनाज को भी उसमें शामिल कीजिए, क्योंकि बच्चों को पोषकता मिलेगी इससे।
केंद्र सरकार ने मोटे अनाज से निर्मित उत्पादों को निर्यात को बढ़ावा देने और पोषक अनाज की आपूर्ति श्रृंखला बाधाओं को दूर करने के लिए पोषक अनाज निर्यात संवर्धन फोरम का गठन किया है। इसका ध्यान रखिएगा, इसको आप लिख सकते हैं। भारत सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं, आगे की राह क्या हो सकती है और आपको क्या करना है, बिहार में मोटे अनाज के लिए क्या किया जा रहा है, इससे जुड़े हुए पॉइंट खुद लिखने हैं और उसको आपको शामिल करना है जो मैं सवाल दूंगा उसमें। रूस यूक्रेन संघर्ष, जलवायु परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधों जैसे कारकों ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। आपको पता ही है रूस और यूक्रेन जो हैं ये बहुत बड़े बड़े गेहूं के उत्पादक थे और सनफ्लावर के उत्पादक थे। इससे क्या हुआ, पूरी दुनिया में वैश्विक खाद्य संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। FAO द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा और पोषण पर वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार विश्व भूखमरी, खाद्य सुरक्षा, कुपोषण को समाप्त करने के अपने प्रयासों में पीछे की ओर जा रहा है। ये किसने बोला, FAO ने बोला है। तो आपसे पूछा जाएगा मोटा अनाज को क्यों अपनाना चाहिए, तो उसमें आप ये सब पॉइंट्स डाल सकते हैं। ओके, ऐसी स्थिति मोटा अनाज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ये अनाज छोटे किसानों को सशक्त बनाने, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने, SDG का जिक्र जरूर कीजिएगा, भूखमरी को समाप्त करने, जलवायु परिवर्तन से निपटने, जैव विविधता को बढ़ावा देने, कृषि खाद्य प्रणालियों को बदलने के सामूहिक प्रयासों में योगदान दे सकते हैं। वर्तमान में किसानों की आय बढ़ाने, आजीविका उत्पन्न करने और उनकी वास्तविक क्षमता का दोहन करने के लिए मोटे अनाज से संबंधित चुनौतियों को संबोधित करने की आवश्यकता है। ये सब क्या है, ये सब कुछ संभावनाएं जिसको लेकर कदम उठाने की जरूरत है। अब आ जाते हैं आज के सवाल पर, इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। गत वर्षों में कुछ विशेष फसलों पर जोर ने सस्यन पैटर्न में कई प्रकार के परिवर्तन ला दिए हैं। कृषि पैटर्न में मोटे अनाजों के उत्पादन और उपभोग पर बल को विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। 250 शब्द में काट देता हूं, आपको जितने शब्दों में लिखना होगा लिखिएगा। इस सवाल को लिखकर आप चेक करा सकते हैं, इसको ध्यानपूर्वक लिखिएगा। और जो जो मैंने चुनौतियां बताई हैं और क्या क्या उसका क्यों अपनाना चाहिए, सभी कारणों को अच्छे से लिखकर और आंसर बनाइएगा, उसको याद कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के आंसर्स सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। ओके, वीडियो लेक्चर कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। अगले टॉपिक में जल्दी हम लोग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, और बाकी गाइडेंस रिलेटेड वीडियो तो बहुत सारे आते ही हैं। पढ़ने पर फोकस अधिक कीजिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है, पढ़ने पर अधिक फोकस करना है, क्योंकि सवाल और सिलेक्शन पढ़ने से ही होगा, गाइडेंस से ही सिर्फ सिलेक्शन नहीं होगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।